क्लास 11 का ये वीडियो है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा इंजन, ये नेक्स्ट पार्ट ही है। हीट इंजन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, इसमें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम में आप देखे थे कि वो कार्य ऊष्मा तुल्यता को व्यक्त करता था, यानी कार्य को ऊष्मा में क्या मान होगा, ऊष्मा का कार्य में मान क्या होगा, ये वो व्यक्त करता था। लेकिन प्रक्रम क्लियर नहीं करता था। जैसे कि अगर हम बर्फ़ को जल में बदल रहे हैं तो जल को बर्फ़ में बदलने के जो प्रोसेस हों उसमें ऊष्मा का जो कॉम्बिनेशन है, जो गणना है, वो ये नहीं बता पा रहा था। इसमें आप द्वितीय नियम में जो पढ़ेंगे ये प्रथम नियम का पूरक पढ़ेंगे। ठीक है ना, द्वितीय नियम जो आएगा वो पूरक आएगा। वो द्वितीय नियम का एक एग्जाम्पल बोला जाता है हीट ऊष्मा इंजन। इसमें पहले यही जान लीजिए कि प्रोसेस क्या है, प्रक्रम क्या है। प्रक्रम जो होता है वो दो तरह का होता है। दो तरह का, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है, यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है, आप इसको ठीक से समझिएगा। किसी प्रक्रम को सीधे क्रम में संपन्न यानी पूरा करने के बाद विपरीत क्रम में पूर्णतया विपरीत स्थिति में होते हुए वापस लौट जाएं। क्या मतलब हुआ कि कोई क्रिया आप कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं और दूसरा एक उत्पाद बन रहा है या लास्ट क्रिया हो रही है, तो फिर लास्ट क्रिया से हम पुनः वापस प्रारंभिक क्रिया में लौट जाते हैं। तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। यानी किसी प्रक्रम को सीधे क्रम में संपन्न करने के बाद विपरीत क्रम में पूर्णतया विपरीत स्थिति में होते हुए पुनः वापस लौट जाएं। जैसे हम अगर खाना बना रहे हैं और खाना बनाने के बाद हम निकाय को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस ले आएं उसी तरह, तो उसी को हम कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। यानी कोई क्रिया हो और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट सके, यानी दोनों तरफ हो, तो उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। इस प्रक्रम में निकाय और परिवेश अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। परिवेश मतलब वातावरण, निकाय मतलब जिससे आप कार्य कर रहे हैं, परिवेश का मतलब वातावरण ही होता है, और निकाय जो आप सिस्टम लगाए हैं कार्य करने के लिए। जैसे बर्फ़ का जमना, बर्फ़ जमेगा तो क्या होगा, बर्फ़ जमेगा, जल से अगर बर्फ़ जम रहा है तो बर्फ़ जब पिघलेगा तो पुनः जल को ला देगा। पानी का वाष्पीकरण है, पानी अगर वाष्प में बदल रहा है तो वाष्प को फिर हम क्या कर सकते हैं, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। स्प्रिंग को हम अगर ऐसे खींचते हैं, स्प्रिंग बड़ी हो जाती है, पुनः ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में जा सकती है। यानी एक क्रिया खींचने की, दूसरी जाने की। बर्फ़ जमने में पानी से बर्फ़ का जमना और बर्फ़ से पानी का जमना, पानी का होना। एक चीज़ आ रही है, इसकी कंडीशन है कि अगर ये क्रिया आप कराना चाहते हैं उत्क्रमणीय क्रिया, तो ये परिवर्तन धीमी गति से हो, यानी जो क्रिया करेंगे वो धीमी गति से हो। दूसरा, निकाय हमेशा परिवेश के साथ ऊष्मीय और रासायनिक साम्य में हो, है ना। निकाय क्या करे, परिवेश के साथ हमेशा ऊष्मीय और रासायनिक साम्य, यानी दोनों की अवस्थाएं क्या हों, ऊष्मा की बनी रहें, वो चेंज ना हो। चालन, संवहन, विकिरण, घर्षण और श्यानता ऐसी भौतिक राशियां उस निकाय पर कार्य न करें जिसके कारण उसका ऊर्जा हानि न हो। ऊर्जा हानि होगा तो फिर वो उस तरह से काम करेगा नहीं। ऊष्मा और चुंबक, ऊष्मा का चुंबक या अथवा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण न हो, तो ऐसी प्रक्रम को हम कहते हैं उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय ठीक वैसा उल्टा होता है। ऐसा प्रक्रम जिसे विपरीत दिशा में पुनः संचालित नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। जैसे एग्जाम्पल में आप देखना चाहें तो घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में, जो हमने कार्य कर दिया घर्षण के विरुद्ध, वो फिर वापस नहीं आएगा। गैस अगर मुक्त प्रसार कर गई तो फिर वापस नहीं हो सकती। विद्युत धारा का ऊष्मा में परिवर्तन हो गया, बल्ब जलाया, जो ऊष्मा बनी उस ऊर्जा को वापस नहीं ले सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते। गैसों का विसरण हो जाए तो ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस।
इस प्रक्रम में निकाय सीधे मध्यवर्ती अवस्था से नहीं गुजरता, यानी पुनः वो वापस नहीं लौटता। प्रकृति की सभी क्रियाएं अनुत्क्रमणी ही होती हैं। यह प्रक्रम तापीय साम्य, यांत्रिक साम्य, रासायनिक साम्य का पालन नहीं करता। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो होगा आपका ऊष्मा इंजन। ठीक है, यही आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट माना जाता है, इसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। ठीक है ना। तो ऊष्मा इंजन आप देख रहे हैं, देखिए ये है आपका हीट इंजन यानी ऊष्मा इंजन। ऐसा निकाय या चक्री प्रक्रम या चक्री युक्ति या चक्री निकाय जो ऊष्मी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में सतत रूप से परिवर्तित कर दे, कंटिन्यूसली वो उसको क्या कर दे, चेंज कर दे, है ना। ऐसा निकाय जो ऊष्मी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में अविरत रूप से परिवर्तित कर सके, उसे हम कहते हैं ऊष्मी इंजन। ऊष्मी इंजन दो तरह का होता है, एक बाह्य दहन ऊष्मी इंजन होता है, एक आंतरिक दहन ऊष्मी इंजन होता है। जैसे भाप इंजन, जिसमें हम इंजन के बाहर से जो है स्टीम बनाते हैं, और एक होता है आंतरिक दहन ऊष्मी इंजन। देखिए पेट्रोल इंजन अंदर ही रहता है इंजन के, तेल इंजन, गैस इंजन, विद्युत इंजन, ये सब आंतरिक दहन इंजन के नाम पे जाने जाते हैं। ये ऊष्मी इंजन ही हैं, ऊष्मा से आंतरिक कार्य होता है ना। इंजन ऊष्मी इंजन किसे कहते हैं, जो ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करे, उसको हम कहते हैं ऊष्मी इंजन। उस इंजन में दो तरह के इंजन होते हैं, एक भाप इंजन होता है, एक पेट्रोल इंजन होता है, ये तेल इंजन या डीजल इंजन होता है, गैस इंजन या विद्युत इंजन होता है। आजकल जो ट्रेन चल रही हैं वो विद्युत से चल रही हैं, डीजल से चल रही हैं, जहाज पेट्रोल से चलता है ना। तो इस तरह से बाह्य दहन इंजन के रूप में भाप इंजन होता है, जिसका दक्षता 18% होती है, यानी 100 में 18 जो ऊर्जा निकलेगी 100% की, यानी उसमें जो 100% की उसके 18% का कार्य होगा। इसमें पेट्रोल इंजन में 45% का कार्य होता है, तेल या डीजल इंजन में 54% का कार्य होता है, यानी 100 में 54। गैस और विद्युत इंजन में 80% का काम होता है। इसीलिए इसका हम लोग आज प्रयोग कर, रॉकेट का जो हम लोग भेजते हैं वो गैस इंजन से भेजते हैं, विद्युत इंजन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, तो ऊष्मी इंजन आपको क्लियर हुआ। ऊष्मी इंजन वह निकाय है जो ऊष्मी ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। ऊष्मी इंजन के जो भाग होते हैं वो आपके मुख्य भाग होते हैं 4। देखिए 4 भाग होते हैं। पहला होता है सोर्स ऑफ हीट यानी ऊष्मा स्रोत, एक होता है वर्किंग सब्सटेंस यानी कार्यकारी पदार्थ, एक होता है सिंक, निम्न ताप का स्रोत बोलते हैं सिंक, पूर्णतया अचालक स्टैंड। अब देखिए रिसोर्स क्या है, कार्यकारी पदार्थ जिस स्रोत से ऊष्मा लेकर के अपना कार्य करता है उसे हम कहते हैं ऊष्मा स्रोत, है ना, ऊष्मा स्रोत। जैसे खाना बना रहे हैं आप, हीटर लगाए हैं तो खाना कार्यकारी पदार्थ हुआ। जैसे आप यहाँ पे हीटर लगाए हैं आप, है ना, और इस पे आप खाना बनाना चाहते हैं, है ना, ऐसे खाना बना रहे होंगे, तो ये कार्यकारी पदार्थ है। ठीक है, कार्यकारी पदार्थ है और ये स्रोत हुआ। हीटर क्या हो गया, स्रोत हो गया। तो ऊष्मा स्रोत जो होगा वो होगा, ऊष्मा स्रोत कौन होगा, जिससे कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा लेगा और किस में बदलेगा, कार्यकारी पदार्थ कार्य करेगा। ठीक है ना, जैसे इसमें हम दिखाएं ये कार्यकारी पदार्थ है, ये ऊष्मा स्रोत है, यहाँ से ये ऊष्मा लिया, कार्य किया और जो बची हुई ऊष्मा थी वो सिंक को दे दिया। ठीक है, तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है, कार्यकारी पदार्थ क्या है, जो कार्य करता है यानी यांत्रिक कार्य करता है। सिंक क्या है, सिंक वह स्टेज है जो कार्यकारी पदार्थ से बची हुई ऊष्मा को क्या करता है, शोषित करता है। और पूर्ण चालक स्टैंड है। अब इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये देखिए इसमें क्या है, उसमें इंजन साइकिल हीट इंजन है ना, साइकिल ऑफ हीट इंजन यानी ऊष्मा इंजन का चक्र क्या है। तो इसमें चक्र में देखिए कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा लेता है, Q1 जो ऊष्मा लिया उसके कुछ भाग का वो कार्य करता है। ठीक है,
बची हुई ऊष्मा Q2 को सिंक को देता है। ये समझ में आ रही? यानी ये कार्यकारी पदार्थ है, इस तप्त स्रोत से ऊष्मा को लिया Q1, कार्य किया W, और जो बची ऊष्मा थी इसको दे दिया सिंक को। ये आपको क्या कहेंगे? इसको सिंक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ऊष्मा स्रोत कहेंगे, है ना। और ये कार्यकारी पदार्थ आपका है। कार्यकारी पदार्थ कार्य करता है। हमने जो ऊष्मा ले रहे हैं उस ऊष्मा का यूज जो करता है जो अपने कार्य में, उसी को हम कहते हैं कार्यकारी पदार्थ। ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेना, कार्य करना, बची ऊष्मा को सिंक को देना, ये पूरी ऊष्मी इंजन की क्रियाएं हैं, है ना। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, कार्यकारी पदार्थ जो है Q1 ऊष्मा ले लिया, Q1 ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में बदल दिया, बची हुई ऊष्मा Q2 को सिंक को दे देगा और प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएगा। यानी कार्यकारी पदार्थ जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट जाएगा। अब सोच के देखिए कि अगर हम रोटी बना रहे हों, हम हीटर पे तवा रख के, अंगीठी पे तवा रख के हम रोटी बना रहे हों, है ना। कार्यकारी पदार्थ होगा ये, और जो रोटी बनेगी वो बनेगा आपका क्या? कार्य, यांत्रिक कार्य। तवा कार्यकारी पदार्थ है जो भट्ठी से ऊष्मा को लिया, रोटी बनाया यानी कार्य किया, और जो बची हुई ऊष्मा थी उसे आप तवा को क्या करेंगे? जितनी रोटी बनाना बना लीजिए, बची ऊष्मा को सिंक में भेज दिया। ये है आपका इसका सिस्टम। समझ में आ गया? अब देखिए, अब सोच के देखिए कि अगर कार्यकारी पदार्थ Q1 ऊष्मा ले रहा है और सिंक को Q2 ऊष्मा दे दे रहा है, तो जो कार्य होगा वो क्या होगा? Q1 माइनस Q2 होगा, यानी इतनी ऊर्जा का वो कार्य करेगा। Q2 जो होगा वो हमेशा Q1 में से W को घटा के होगा, यानी Q1 लिया था, W कार्य किया, तो इतना हो जाएगा Q2। ठीक है। अब आता है एक पॉइंट है ऊष्मी इंजन की दक्षता, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन। इसे नीटा से दिखाते हैं, आप ऐसे बना हुआ देखते हैं, इसी से शो करते हैं इसको। पूरे चक्र में, ये परिभाषा है, पूरे चक्र में कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया कुल यांत्रिक कार्य। आप ऊष्मा लेके क्या किए थे? कार्य। यानी कार्यकारी पदार्थ जो कार्य करता है तथा स्रोत से ली गई कुल ऊष्मा की मात्रा, है ना। देखिए, कार्यकारी पदार्थ यहाँ से कार्य किया इस ऊष्मा के द्वारा, तो कार्यकारी पदार्थ द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य, है ना, पूरे चक्र में, और स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को उस ऊष्मी इंजन की क्या कहते हैं? दक्षता कहते हैं। जैसे ये हमने लिखा है कि N ऊष्मा इंजन द्वारा कृत कार्य और स्रोत से ली गई ऊष्मा किसके द्वारा? कार्यकारी पदार्थ द्वारा। ठीक है, कार्यकारी पदार्थ द्वारा स्रोत से ली गई ऊष्मा और इंजन द्वारा कृत कार्य। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं W/Q1, स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1, कार्य W, कार्य का मान ये होता है। ऐसे ये दक्षता का सूत्र हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, इस दक्षता का सूत्र में कोई मात्रक नहीं होता। जैसे इसमें जो भी हम हल करेंगे केवल अंक आएगा, क्योंकि ताप दिख रहा है और ये दिख रहा है। एक चीज़ और जाना करिए कि अगर स्रोत का ताप, ऊष्मा स्रोत का ताप बड़ा होना चाहिए सिंक के ताप से, तभी ऊष्मी इंजन काम करेगा। ठीक है ना। यानी Q1 का मान बड़ा होना चाहिए Q2 से, यानी ऊष्मा जो यहाँ जाएगी वो Q1 से क्या होगी? कम ही होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ कार्य में खर्च होगी। अब देखिए, अगर हम ऊष्मी दक्षता को, इंजन दक्षता को परसेंट में लिखना चाहते हैं, तो ये जो दक्षता आ रही है उसमें 100 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 100% करेंगे तो 100 का क्या करेंगे? हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, तो वो परसेंट में हो जाएगी। समझ में आ गया? ये आपको ठीक लगा होगा वीडियो। धन्यवाद।